हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स वो पार्ट 1। दोस्तों, सोचो जरा, अगर आपको ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे आप ऑर्डिनरी इंसान होते हुए भी स्टॉक मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा कमा सको तो ये कोई सपनों की बात नहीं बल्कि पॉसिबल है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। इसके लेखक हैं विलियम जे ओनेल, जो वॉल स्ट्रीट के लेजेंडरी इन्वेस्टर और IBD इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली के फाउंडर हैं। उन्होंने अपना पूरा रिसर्च और 40+ साल का एक्सपीरियंस इस किताब में डाला है और खास बात यह है कि यह स्ट्रैटेजी लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। तो भाई, अगर आप सच में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो बिना गैम्बलिंग खेले, सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टिंग से, तो ये किताब आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का रोड मैप है। बुक इंट्रो, ऑथर बैकग्राउंड। विलियम जे ओनेल ने सिर्फ थ्योरी नहीं लिखी, उन्होंने खुद स्टॉक मार्केट में लाखों कमाए हैं और हजारों स्टॉक्स का हिस्टोरिकल रिसर्च किया है। उन्होंने पाया कि पिछले 100 सालों में सबसे सक्सेसफुल कंपनीज, चाहे वो एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल या टेस्ला, सबकी ग्रोथ पैटर्न एक जैसा था और उसी पैटर्न को उन्होंने एक फॉर्मूला में बदल दिया जिसका नाम है कैन स्लिम स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी सिखाती है कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। यानी गेसवर्क खत्म, सिर्फ प्रूवन रूल्स से इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट की सच्चाई, क्यों लोग हार जाते हैं। अब भाई, एक सच मानो, स्टॉक मार्केट में 80-90% लोग लगातार पैसा खोते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना स्ट्रैटेजी इन्वेस्ट करते हैं, न्यूज, टिप्स और रूमर्स पर भरोसा करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, इमोशंस, डर और लालच उनके डिसीजंस कंट्रोल करते हैं। मार्केट कोई कैसीनो नहीं है, ये एक जगह है जहां नॉलेज प्लस डिसिप्लिन वाले लोग जीतते हैं और बाकी हारते हैं। विलियम ओनेल साफ कहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट को सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो पैसा कमाने की बजाय खो दोगे। लेकिन भाई, गुड न्यूज ये है, अगर आपके पास सही रूल्स हैं तो आप भी विनर्स की कैटेगरी में आ सकते हो। सोचो जरा, अगर आप सही टाइम पर Amazon, एप्पल या इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स खरीदते तो आपका पैसा कितनी गुना बढ़ चुका होता। यही गेम है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का और यही गेम आपको ये किताब सिखाती है। तो अगर आप बिगिनर हो और अभी सीखना शुरू कर रहे हो या फिर पहले मार्केट में नुकसान खा चुके हो, डोंट वरी, ये सीरीज आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे टूल्स और स्ट्रैटेजीज सिखाएगी जिससे आप भी लॉन्ग टर्म विनर बन सको। तो दोस्तों, इस पहले पार्ट में हमने जाना ऑथर विलियम ओनेल कौन है और क्यों उनकी किताब ट्रस्ट करने लायक है, स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग क्यों फेल होते हैं और कैसे सही नॉलेज और डिसिप्लिन से आप भी गेम बदल सकते हो। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 2 में हम डीप डाइव करेंगे स्टॉक मार्केट की असली रियलिटी में। क्यों ये सिस्टम कभी फेल नहीं होता, क्यों लॉन्ग टर्म विनर्स हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं और कैसे आप उस पैटर्न को पहचान सकते हो। तो जुड़े रहो भाई, क्योंकि अब असली मजा शुरू होने वाला है। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पार्ट 2, स्टॉक मार्केट रियलिटी प्लस मिथ्स वर्सेस ट्रूथ प्लस व्हाई कैन स्लिम वर्क्स। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्यों ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में हार जाते हैं और कैसे विलियम जे ओनेल ने एक प्रूवन फॉर्मूला बनाया जिसे कैन स्लिम स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब इस पार्ट में हम एक बहुत बड़ा सच समझने वाले हैं, स्टॉक मार्केट की असली हकीकत क्या है, क्यों ये सिर्फ गैम्बलिंग या लक का खेल नहीं है और क्यों विनर्स हमेशा एक जैसे पैटर्न्स फॉलो करते हैं। स्टॉक मार्केट के कॉमन मिथ्स। सबसे पहले चलो कुछ गलत फहमियां तोड़े। मिथ, मार्केट में पैसा सिर्फ लक से बनता है। ट्रूथ, लक शॉर्ट टर्म में काम करता है लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ नॉलेज और डिसिप्लिन से पैसा बनता है। मिथ, लो प्राइस वाले चीप स्टॉक्स जल्दी मल्टी बैगर बनते हैं। ट्रूथ, ओनेल कहते हैं सच्चे विनर्स हमेशा हाई क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, न कि गिरते हुए पेनी स्टॉक्स। मिथ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब बस खरीद कर भूल जाना। ट्रूथ, मार्केट बदलता है, कंपनीज बदलती है,
स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा ट्रेंड और फंडामेंटल्स देखते रहते हैं। मिथ, न्यूज और टिप्स से पैसा कमाया जा सकता है। ट्रूथ, मार्केट प्रोफेशनल्स पहले से जानते हैं। जब तक न्यूज आप तक पहुंचती है, वो स्टॉक पहले ही मूव कर चुका होता है। मार्केट की असली रियलिटी। अब सच जानो, स्टॉक मार्केट एक डिमांड और सप्लाई का खेल है। प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं सिर्फ दो चीजों से, अर्निंग्स और डिमांड सप्लाई। अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स लगातार ग्रो कर रही हैं और बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस उस स्टॉक को खरीद रहे हैं, तो उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना लगभग तय है। यानी मार्केट की असली ताकत टेक्निकल चार्ट्स और अर्निंग्स ग्रोथ में है। यही ओनेल का सबसे बड़ा खोज था। विनर्स का पैटर्न हमेशा सैम होता है। विलियम ओनेल ने पिछले 100 साल के सबसे सक्सेसफुल स्टॉक्स का स्टडी किया। उन्होंने देखा कि हर ग्रेट स्टॉक, चाहे वो कोका कोला हो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला या इन्फोसिस, सबने राइज करने से पहले सैम पैटर्न दिखाया। वो पैटर्न क्या था? क्वार्टरली अर्निंग्स ग्रोथ, एनुअल अर्निंग्स कंसिस्टेंसी, न्यू प्रोडक्ट या इनोवेशन, हाई डिमांड और वॉल्यूम, अपने सेक्टर में लीडर होना, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और ओवरऑल मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड। और यही पैटर्न उन्होंने कैन स्लिम फॉर्मूला में सिंप्लीफाई किया। मतलब अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हो तो आपके पास भी चांस है फ्यूचर विनर्स पकड़ने का। कैन स्लिम क्यों काम करता है? कैन स्लिम सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये 100 साल का टेस्टेड फॉर्मूला है जिसमें साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मार्केट हिस्ट्री सब कंबाइन है। सी, करंट अर्निंग्स, एनुअल अर्निंग्स, एन, न्यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट इनोवेशन, एस, सप्लाई और डिमांड, एल, लीडर और लैगर्ड, आई, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, एम, मार्केट डायरेक्शन। हर लेटर एक की प्रिंसिपल है जो आपको सिखाता है कि कौन सा स्टॉक बाय करना है और कब। यानी ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बताती नहीं बल्कि गाइड करती है रियल लाइफ एक्शन लेने के लिए। इन्वेस्टर माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओनेल बार बार कहते हैं, स्ट्रैटेजी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट भी है। एवरेज लोग मार्केट में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन लूज कर देते हैं। कोई जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है, कोई लॉस वाला स्टॉक पकड़कर बैठा रहता है, कोई रूमर्स के पीछे भागता है। विनर्स हमेशा रूल्स फॉलो करते हैं। स्टॉक मार्केट में जीतने का मतलब है अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल। तो दोस्तों, आज हमने समझा मार्केट की असली रियलिटी क्या है, क्यों मिथ्स पर भरोसा करने से हम हार जाते हैं और क्यों कैन स्लिम फॉर्मूला हर दौर में काम करता है। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 3 में हम शुरू करेंगे इस स्ट्रैटेजी की असली जर्नी। कैन स्लिम के पहला लेटर सी, करंट अर्निंग्स, क्यों क्वार्टरली अर्निंग्स ग्रोथ सबसे पावरफुल सिग्नल है और कैसे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स फ्यूचर मल्टी बैगर स्टॉक्स को जन्म देती है। तो जुड़े रहना भाई, अब हम स्ट्रैटेजी के हार्ट में घुसने वाले हैं। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पर पार्ट 3, सी, करंट अर्निंग्स। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं हमारी मेन स्ट्रैटेजी की शुरुआत पर। कैन स्लिम का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सी, करंट अर्निंग्स। विलियम ओनेल कहते हैं, अगर किसी कंपनी की ताजा क्वार्टरली अर्निंग्स मजबूत है तो ये फ्यूचर विनर स्टॉक का पहला साइन है। अब सवाल है कि करंट अर्निंग्स इतनी जरूरी क्यों है और इन्हें चेक कैसे करें। करंट अर्निंग्स असली मीनिंग। करंट अर्निंग्स मतलब कंपनी ने पिछले क्वार्टर 3 महीने में कितना प्रॉफिट बनाया और वो पिछले साल के उसी क्वार्टर से कितना ग्रो हुआ। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कंपनी ने पिछले साल 100 करोड़ कमाए और इस साल उसी क्वार्टर में 150 करोड़ कमाए तो ग्रोथ 50%। यानी जितनी ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ उतनी ज्यादा कंपनी की स्ट्रेंथ। अर्निंग्स ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो भाई, कोई कंपनी मार्केट में बड़ी क्यों होती है? क्योंकि लोग उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं। ज्यादा डिमांड आती है तो ज्यादा सेल होती है। ज्यादा सेल मतलब ज्यादा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे और जब डिमांड बढ़ेगी तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा।
यानी स्टॉक प्राइस का सबसे बड़ा ड्राइवर है अर्निंग्स ग्रोथ। ओनेल का रूल, कितना ग्रोथ होना चाहिए? ओनेल ने 100 साल के विनर्स का स्टडी करके रूल बनाया। किसी भी ग्रेट स्टॉक में कम से कम 50% क्वार्टरली अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स हर क्वार्टर 25 से 50% ग्रो कर रही है, तो उस कंपनी में मल्टी बैगर बनने की स्ट्रॉन्ग चांस है। एग्जाम्पल्स: एप्पल ने आईफोन लॉन्च के बाद लगातार हाई अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई। इन्फोसिस ने एक 990S में हर साल और हर क्वार्टर डबल डिजिट ग्रोथ दी। टेस्ला ने जब मॉडल 3 लॉन्च किया, तो उसकी क्वार्टरली अर्निंग्स ने स्टॉक को उछाल दिया। अर्निंग्स पर शेयर, EPS का रोल। अब यहां आता है एक नया टर्म EPS, अर्निंग्स पर शेयर। EPS कंपनी का प्रॉफिट टोटल शेयर्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि EPS दिखाता है कि एक शेयर से कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। ओनेल कहते हैं, हमेशा ऐसी कंपनीज देखो जिनका EPS तेजी से ग्रो कर रहा है। EPS ग्रोथ, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, स्टॉक प्राइस ग्रोथ। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ऑफ अर्निंग्स। सिर्फ प्रॉफिट दिखाना काफी नहीं है, क्वालिटी अर्निंग्स इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनीज अकाउंटिंग ट्रिक्स से प्रॉफिट दिखाती है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होते। इसलिए हमेशा चेक करो कि अर्निंग्स रील सेल और डिमांड से आ रही है, न कि सिर्फ वन टाइम डील्स या टैक्स बेनिफिट से। एग्जाम्पल: किसी FMCG कंपनी की अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स डेली जरूरत के होते हैं। वहीं किसी वीक कंपनी की अर्निंग्स सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने से बढ़ सकती है, जो सस्टेनेबल नहीं है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी और अर्निंग्स। जब कोई कंपनी बड़ी अर्निंग्स ग्रोथ दिखाती है, मार्केट में एक्साइटमेंट बनता है। इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड्स, FIs उस स्टॉक को एग्रेसिवली खरीदते हैं। रिजल्ट: स्टॉक चार्ट पर हाई वॉल्यूम के साथ बड़ी अपवर्ड मूवमेंट आती है। यानी अर्निंग्स सिर्फ नंबर्स नहीं, ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी को बूस्ट करती है। वार्निंग: लो अर्निंग्स वाले स्टॉक्स से बचो। ओनेल कहते हैं, कभी भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट मत करो जिनकी अर्निंग्स फ्लैट या गिर रही है, क्योंकि लो अर्निंग्स, वीक डिमांड, लो इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स, लो इन्वेस्टर इंटरेस्ट, फॉलिंग स्टॉक प्राइस। ऐसे स्टॉक्स वैल्यू ट्रैप्स होते हैं। एक्शन प्लान फॉर करंट अर्निंग्स। अब सवाल को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे अप्लाई करें? हर क्वार्टर कंपनी की अर्निंग्स रिपोर्ट पढ़ो, EPS ग्रोथ परसेंट निकालो। कम से कम 25% ग्रोथ वाले स्टॉक्स पर फोकस करो। देखो ग्रोथ सस्टेनेबल है या सिर्फ टेम्पररी। हाई अर्निंग्स प्लस हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, पोटेंशियल विनर। अगर ये 5 रूल्स फॉलो करते हो, तो तुम फ्यूचर मल्टी बैगर स्टॉक्स जल्दी पकड़ लोगे। तो भाई, आज हमने सीखा करंट अर्निंग्स का मतलब क्या है, क्यों ये स्टॉक सिलेक्शन का पहला और सबसे पावरफुल रूल है, और कैसे अर्निंग्स ग्रोथ फ्यूचर स्टॉक विनर्स को जन्म देती है। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 4 में हम जाएंगे दूसरे रूल पर, एनुअल अर्निंग्स, यानी कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और क्यों लॉन्ग टर्म विनर्स हमेशा एनुअल ग्रोथ में कंसिस्टेंट होते हैं। तो भाई, बने रहना, असली सक्सेस वहीं से शुरू होती है। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पार्ट 4, एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने समझा कि क्यों किसी भी स्टॉक को चुनने का पहला रूल है उसकी करंट अर्निंग्स, क्वार्टरली ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन सोचो, क्या सिर्फ एक क्वार्टर का अच्छा रिजल्ट काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई कंपनी 1-2 क्वार्टर में टेम्पररी फायदा दिखा सकती है। इसलिए अब आता है असली टेस्ट, एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ, यानी कंपनी लंबे समय में लगातार ग्रोथ दिखा रही है या नहीं। यही असली विनर्स और एवरेज कंपनीज में फर्क करता है। एनुअल अर्निंग्स का असली मतलब। एनुअल अर्निंग्स का मतलब है किसी कंपनी का सालाना नेट प्रॉफिट और उसका ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले। अगर कंपनी हर साल ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस मॉडल मजबूत है और डिमांड लगातार बनी हुई है। क्वार्टरली वर्सेस एनुअल अर्निंग्स फर्क। क्वार्टरली अर्निंग्स
सी शॉर्ट टर्म पिक्चर दिखाते हैं, 3 महीने की परफॉर्मेंस। एनुअल अर्निंग्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बताते हैं, पूरे साल की कंसिस्टेंसी। दोनों जरूरी है, लेकिन अगर दोनों अलाइन हो तो स्टॉक मल्टी बैगर बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। ओनेल का रूल एनुअल ग्रोथ कितना होना चाहिए? ओनेल कहते हैं, हमेशा ऐसी कंपनीज देखो जिनका एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 25% से ऊपर हो। लेकिन सिर्फ एक साल का ग्रोथ मत देखो, कम से कम पिछले 3 से 5 साल का कंसिस्टेंट ग्रोथ देखो। एग्जाम्पल्स, इन्फोसिस ने एक 990S में लगातार 40% से ऊपर एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ दी और उसका स्टॉक कई 100 गुना बढ़ा। एप्पल ने 2000S में हर साल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दी जब आईपॉड और आईफोन लॉन्च हुए। एशियन पेंट्स जैसी इंडियन कंपनी ने सालों तक स्टेडी डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ दी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट किया। कंसिस्टेंसी इज किंग। मार्केट में शॉर्ट टर्म विनर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन असली वेल्थ क्रिएटर्स वो होते हैं जिनकी एनुअल अर्निंग्स लगातार बढ़ती रहती है। ओनेल कहते हैं, किसी भी ग्रेट स्टॉक का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यही है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ। ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर की एनुअल ग्रोथ। क्वार्टरली ईपीएस ग्रोथ के अलावा एनुअल ईपीएस ग्रोथ भी देखना जरूरी है। अगर किसी कंपनी का ईपीएस हर साल लगातार ग्रो कर रहा है तो ये साफ सिग्नल है कि कंपनी स्ट्रांग है और उसका स्टॉक आगे भी ग्रो कर सकता है। वार्निंग, अगर ईपीएस कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव है तो ये अनस्टेबल बिजनेस का साइन है। ऐसे स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए। बैलेंस शीट और रो रिटर्न ऑन इक्विटी। एनुअल अर्निंग्स चेक करने का एक और तरीका है रो यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखना। ओनेल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनीज का रो कम से कम 15% 20% होना चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज से एफिशिएंटली प्रॉफिट कमा रही है। लो रो वाली कंपनीज जनरली लॉन्ग टर्म विनर्स नहीं बन पाती। इन्वेस्टर साइकोलॉजी और एनुअल अर्निंग्स। एनुअल अर्निंग्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस के कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। अगर किसी कंपनी ने पिछले 5 साल कंसिस्टेंटली 30 से 40% ग्रोथ दिखाई है तो इंस्टीट्यूशंस उस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, और जब बड़े प्लेयर्स स्टॉक खरीदते हैं तो डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। यानी एनुअल अर्निंग्स लॉन्ग टर्म ट्रस्ट फैक्टर। अवॉइड फ्लैट और डिक्लाइनिंग एनुअल अर्निंग्स। ओनेल का साफ वार्निंग है, कभी भी ऐसी कंपनीज मत चुनो जिनकी एनुअल अर्निंग्स स्टैग्नेट या डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि डिक्लाइनिंग अर्निंग्स वीक बिजनेस। वीक बिजनेस, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, फॉलिंग स्टॉक प्राइस। ये स्टॉक्स आपको ट्रैप कर सकते हैं। एक्शन प्लान फॉर एनुअल अर्निंग्स। अब प्रैक्टिकल तरीका, कंपनी की पिछले 3 से 5 साल की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो। हर साल का नेट प्रॉफिट और ईपीएस ग्रोथ निकालो। देखो ग्रोथ कंसिस्टेंटली 25% प्लस है या नहीं। रो रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 15 से 20% होना चाहिए। सिर्फ एक साल का स्पाइक देखकर एक्साइटेड मत हो, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो। ये प्रोसेस आपको फ्यूचर मार्केट लीडर्स पहचानने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा क्यों एनुअल अर्निंग्स सबसे बड़ा फिल्टर है, कैसे कंसिस्टेंसी असली विनर्स को अलग करती है, और क्यों सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स देखकर डिसीजन लेना खतरनाक हो सकता है। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 5 में हम जाएंगे स्ट्रैटेजी के तीसरे लेटर पर, एन न्यू, यानी नई प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी, नई मैनेजमेंट या कोई भी बड़ा बदलाव जो कंपनी को रॉकेट बना सकता है। तो भाई बने रहना, अगला पार्ट होगा और भी मजेदार। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पार्ट 5, एंड न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मैनेजमेंट और हाइस। दोस्तों, आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज की पहचान सिर्फ अर्निंग्स से ही नहीं होती, बल्कि वो कंपनीज हमेशा कुछ नया लेकर आती है। नया प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी, नया बिजनेस मॉडल, नई मैनेजमेंट या फिर स्टॉक का नया प्राइस हाइक। यही चीज मार्केट को एक्साइट करती है। विलियम ओनेल कहते हैं, हर ग्रेट स्टॉक राइज के पीछे हमेशा एक न्यू फैक्टर होता है,
और यही फैक्टर एवरेज स्टॉक से विनर्स को अलग करता है। एन का असली मतलब। एन का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है। ये कई चीजें हो सकती है। न्यू प्रोडक्ट सर्विस, वो कोई ऐसा नया प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री को बदल दे। न्यू मैनेजमेंट, नई लीडरशिप जो कंपनी को टर्न अराउंड कर दे। न्यू इंडस्ट्री ट्रेंड, पूरी इंडस्ट्री में नया बदलाव। न्यू हाइज इन स्टॉक प्राइस, जब स्टॉक अपने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़कर नए हाई बनाता है। यानी मार्केट में एक्साइटमेंट लाने वाली हर चीज एन फैक्टर है। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यू दैट क्रिएटेड मल्टी बैगर्स। एप्पल 2007 उदास स्माइली आईफोन लॉन्च ने पूरा स्मार्टफोन इंडस्ट्री बदल दिया। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स प्लस ऑटो पायलट ने ऑटो इंडस्ट्री की डेफिनेशन बदल दी। इन्फोसिस एक 990S80 आउटसोर्सिंग का नया मॉडल जिसने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर ला दिया। एशियन पेंट्स टेक ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ने इसे मार्केट लीडर बनाया। नेटफ्लिक्स डीवीडी रेंटल से शिफ्ट होकर स्ट्रीमिंग में नया रेवोल्यूशन लाया। हर बार जब कुछ नया आया तो स्टॉक्स एक्सप्लोड हुए। वाई न्यू इज सो पावरफुल। सोचो भाई, अगर कोई कंपनी वही पुराना काम कर रही है तो उसकी ग्रोथ एक लिमिट तक ही पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही वो कुछ नया लॉन्च करती है, कस्टमर्स एक्साइटेड होते हैं, डिमांड बढ़ती है, अर्निंग्स तेजी से ग्रो होती है और स्टॉक रॉकेट बन जाता है। मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है और न्यू फैक्टर फ्यूचर की ग्रोथ का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। न्यू हाइज इन स्टॉक प्राइस। ओनेल कहते हैं, हमेशा उन स्टॉक्स पर नजर रखो जो अपने पुराने हाई तोड़कर नए ऑल टाइम हाइज बना रहे हैं। वाई? क्योंकि ये दिखाता है कि मार्केट उस स्टॉक में कुछ नया देख रहा है। हाई वॉल्यूम्स के साथ नया हाई इंस्टीट्यूशंस एक्टिवली खरीद रहे हैं। कई लोग गलती करते हैं कि न्यू हाई पर स्टॉक को एक्सपेंसिव समझकर अवॉइड कर देते हैं, लेकिन सच ये है, ग्रेट स्टॉक्स हमेशा न्यू हाइज पर ही शुरू होते हैं, ना कि लो प्राइसेस पर। इन्वेस्टर साइकोलॉजी और एन फैक्टर। जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, मार्केट में एक हाइप और एक्साइटमेंट बनती है। इंस्टीट्यूशंस जानते हैं कि ये ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हुई है, इसलिए वो एग्रेसिवली खरीदते हैं। रिजल्ट, स्टॉक चार्ट पर ब्रेकआउट और तेजी। यानी एन फैक्टर सिर्फ नंबर्स नहीं, ये मास साइकोलॉजी को भी ड्राइव करता है। वार्निंग, वर न्यू सक्सेस नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर नया प्रोडक्ट या मैनेजमेंट सक्सेस नहीं होता। एग्जाम्पल, नोकिया और ब्लैकबेरी ने भी नए फोन्स लॉन्च किए, लेकिन वो मार्केट बदलने में फेल हुए। कई स्टार्टअप्स नए आइडियाज लाते हैं, लेकिन सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं बना पाते। इसलिए एन फैक्टर तभी काम करता है जब उसके पीछे स्ट्रॉन्ग डिमांड और अर्निंग्स ग्रोथ हो। एक्शन प्लान फॉर एन फैक्टर। कंपनी की न्यूज और अनाउंसमेंट्स ट्रैक करो। देखो क्या नया प्रोडक्ट या सर्विस जेन्युइनली डिमांड क्रिएट कर रहा है। मैनेजमेंट चेंज हो तो चेक करो, नया लीडर स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रखता है या नहीं। स्टॉक अगर नए हाइज बना रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव सिग्नल है। न्यू फैक्टर प्लस स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, पोटेंशियल सुपर स्टॉक। तो दोस्तों, आज हमने समझा क्यों हर ग्रेट स्टॉक के पीछे एक न्यू फैक्टर होता है, कैसे नए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मैनेजमेंट या प्राइस हाई स्टॉक को मल्टी बैगर बनाते हैं, और क्यों एन सिर्फ हाइप नहीं बल्कि असली ग्रोथ का साइन है। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 6 में हम जाएंगे स्ट्रैटेजी के चौथे लेटर पर, एस सप्लाई एंड डिमांड। यानी स्टॉक मार्केट में शेयर की अवेलेबिलिटी और डिमांड कैसे प्राइस को कंट्रोल करती है। तो भाई बने रहना, अगला पार्ट होगा और भी मजेदार। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, तो पार्ट 6, एस सप्लाई एंड डिमांड। दोस्तों, आपने सुना होगा मार्केट एक डिमांड और सप्लाई का खेल है। प्राइस तभी ऊपर जाता है जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है। विलियम ओनेल कहते हैं, किसी भी स्टॉक का असली स्ट्रेंथ समझने के लिए डिमांड और सप्लाई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फैक्टर तय करता है कि स्टॉक तेजी से ऊपर जाएगा या नहीं।
सप्लाई एंड डिमांड का सिंपल लॉजिक। मार्केट में हर स्टॉक की एक लिमिटेड सप्लाई होती है। जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं वही सर्कुलेट होते हैं। अब अगर बायर्स डिमांड ज्यादा है और सेलर्स कम है, प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा। सेलर्स ज्यादा है और बायर्स कम, प्राइस नीचे जाएगा। यानी स्टॉक मार्केट का असली हार्टबीट है डिमांड और सप्लाई। शेयर्स आउटस्टैंडिंग, सप्लाई का साइज। ओनेल कहते हैं, हमेशा ध्यान दो कि किसी कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। शेयर्स आउटस्टैंडिंग, अगर किसी कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर्स है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड अब्सॉर्ब करना मुश्किल है। अगर शेयर्स लिमिटेड है, थोड़ी डिमांड भी प्राइस को रॉकेट बना सकती है। एग्जाम्पल, छोटी कंपनीज जिनके शेयर्स लिमिटेड है वो तेजी से मल्टी बैगर बन सकती है, लेकिन बड़ी कंपनीज जिनके अरबों शेयर्स है उन्हें मूव करने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड चाहिए। हाई वॉल्यूम हाई डिमांड का सिग्नल। जब किसी स्टॉक में नॉर्मल से कई गुना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस उस स्टॉक को एग्रेसिवली खरीद रहे हैं। प्राइस प्लस वॉल्यूम का कॉम्बो हमेशा डिमांड का सबसे साफ सिग्नल है। ओनेल का रूल है, जब कोई स्टॉक न्यू हाई बना रहा हो और साथ में अनयूजुअली हाई वॉल्यूम हो तो ये कंफर्म करता है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है और आगे भी तेजी पॉसिबल है। इंस्टीट्यूशनल डिमांड वर्सेस रिटेल डिमांड। मार्केट में दो तरह की डिमांड होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे प्लेयर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, हेज फंड्स, बड़े प्लेयर्स। असली प्राइस मूव हमेशा इंस्टीट्यूशन से आता है क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी बाइंग पावर होती है कि वो स्टॉक की सप्लाई अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर को हमेशा ट्रैक करना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस किन स्टॉक्स में एंट्री ले रहे हैं। इन्वेस्टर साइकोलॉजी और डिमांड सप्लाई। मार्केट में अक्सर लोग लो प्राइस वाले स्टॉक्स की तरफ भागते हैं, लेकिन सच ये है कि लो प्राइस स्टॉक्स में डिमांड कम होती है। ग्रेट स्टॉक्स हमेशा तब बनते हैं जब डिमांड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो स्टॉक को बार बार न्यू हाइज पर ले जाती है। यही साइकोलॉजी डिमांड और सप्लाई को ड्राइव करती है। वार्निंग, ओवर सप्लाई वाले स्टॉक से बचो। ओनेल का साफ वार्निंग है, बहुत ज्यादा शेयर्स इशू करने वाली कंपनी से बचो, क्योंकि ज्यादा सप्लाई ज्यादा डाइल्यूशन कम ईपीएस, कम इन्वेस्टर इंटरेस्ट। ऐसे स्टॉक्स लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करते हैं। एक्शन प्लान फॉर सप्लाई एंड डिमांड। कंपनी के शेयर्स आउटस्टैंडिंग चेक करो। ऐसे स्टॉक्स चुनो जिनकी सप्लाई लिमिटेड है लेकिन अर्निंग स्ट्रांग है। हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट्स को हमेशा सीरियसली लो। इंस्टीट्यूशंस किन स्टॉक्स में हैवी बाइंग कर रहे हैं उस पर नजर रखो। ओवर सप्लाई या लगातार डाइल्यूशन करने वाली कंपनीज अवॉइड करो। ये स्ट्रैटेजी आपको ऐसे स्टॉक्स पकड़ने में मदद करेगी जिनमें डिमांड सप्लाई से हमेशा ज्यादा रहती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा क्यों स्टॉक मार्केट पूरी तरह डिमांड और सप्लाई पर चलता है, कैसे लिमिटेड सप्लाई और हाई डिमांड स्टॉक को रॉकेट बना देती है, और क्यों हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट्स असली विनर्स का सिग्नल होते हैं। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 7 में हम जाएंगे स्ट्रैटेजी के 5वें लेटर पर, एल, लीडर और लैगर्ड। यानी क्यों विनर्स हमेशा मार्केट लीडर्स होते हैं और लैगर्ड्स, पीछे रहने वाले स्टॉक्स, कभी वेल्थ क्रिएट नहीं करते। तो भाई, अगले पार्ट के लिए बने रहना, अब मजा और भी बढ़ेगा। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पर पार्ट 7, एल, लीडर और लैगर्ड। दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा कि हर इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां हमेशा आगे रहती हैं और कुछ पीछे। स्टॉक मार्केट में भी यही सच है। विलियम ओनेल कहते हैं, मार्केट में सिर्फ लीडर्स पैसे बनाते हैं, लैगर्ड्स कभी नहीं। तो आज हम समझेंगे लीडर स्टॉक की पहचान कैसे करें, लैगर्ड से दूर रहना क्यों जरूरी है, और क्यों विनर्स हमेशा टॉप परफॉर्मिंग कंपनी से आते हैं। लीडर वर्सेस लैगर्ड सिंपल समझो। लीडर स्टॉक्स वो कंपनीज जो अपने इंडस्ट्री में टॉप है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, हाई डिमांड, न्यू इनोवेशंस और लगातार न्यू हाइस। लैगर्ड स्टॉक्स वो कंपनीज जो पीछे रह गई,
लो अर्निंग्स ग्रोथ, वीक डिमांड, आउटडेटेड प्रोडक्ट्स और स्टॉक प्राइस हमेशा डाल। रूल सिंपल है, लीडर स्टॉक्स ही वेल्थ क्रिएट करते हैं। ओनेल का रूल, रिलेटिव स्ट्रेंथ, आरएस रेटिंग। ओनेल कहते हैं हमेशा स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ, आरएस देखो। आरएस बताता है कि स्टॉक पूरे मार्केट की तुलना में कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। अगर आरएस 80, 90 या उससे ऊपर है, स्टॉक लीडर है। अगर आरएस 50 या नीचे है, स्टॉक लैगर्ड है। एग्जाम्पल, जब इन्फोसिस और टीसीएस रॉकेट बन रहे थे, उनकी आरएस हाई थी। वहीं एमटीएनएल या बीएसएनएल जैसे लैगर्ड्स पीछे रह गए। एग्जाम्पल्स ऑफ लीडर्स: एप्पल, स्मार्टफोन इंडस्ट्री का लीडर, आईफोन लॉन्च के बाद लगातार न्यू हाइस। टेस्ला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लीडर, ईवी रेवोल्यूशन का फायदा सबसे ज्यादा टेस्ला को मिला। एशियन पेंट्स, इंडियन पेंट इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड लीडर। एचडीएफसी बैंक, डेकेड्स तक बैंकिंग सेक्टर का लीडर स्टॉक। हर बार लीडर्स ने वेल्थ क्रिएट की, जबकि लैगर्ड्स इन्वेस्टर्स को फंसा गए। लैगर्ड्स क्यों अवॉइड करें? बहुत से इन्वेस्टर्स गलती करते हैं कि चीप स्टॉक्स, लैगर्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, सोचकर कि ये कभी ना कभी उठेंगे। लेकिन सच ये है, लैगर्ड्स रेयरली रिकवर। जो कंपनीज पीछे छूट जाती है, उनका बिजनेस मॉडल ही वीक होता है। एग्जाम्पल, नोकिया और ब्लैकबेरी स्मार्टफोन रेस में पीछे छूट गए। कोडैक कैमरा इंडस्ट्री का लैगर्ड बन गया और खत्म हो गया। ओनेल कहते हैं नेवर बाय द सेकंड बेस्ट स्टॉक इन एन इंडस्ट्री, ऑलवेज गो फॉर द लीडर। लीडर की पहचान कैसे करें? स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली और एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ। आरएस रेटिंग 80 तक 90 प्लस होना चाहिए। न्यू हाइज बना रहा हो। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल बाइंग। अपने इंडस्ट्री पीयर्स से बेहतर परफॉर्मेंस। अगर ये 5 सिग्नल्स हैं, तो वो स्टॉक लीडर है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी और लीडर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर लैगर्ड्स की तरफ भागते हैं क्योंकि वो चीप लगते हैं। लेकिन ग्रेट इन्वेस्टर्स जानते हैं क्वालिटी स्टॉक्स कभी चीप नहीं होते। लीडर्स महंगे दिख सकते हैं, लेकिन वो और भी महंगे होते चले जाते हैं। लैगर्ड्स सस्ते दिखते हैं, लेकिन और सस्ते होते जाते हैं। इसलिए हमेशा लीडर्स पकड़ो, लैगर्ड्स से दूर रहो। एक्शन प्लान फॉर लीडर्स वर्सेस लैगर्ड्स। इंडस्ट्री में टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज पहचानो। आरएस रेटिंग और प्राइस परफॉर्मेंस कंपेयर करो। लीडर्स में इन्वेस्ट करो, लैगर्ड्स अवॉइड करो। कभी भी सिर्फ लो प्राइस देखकर स्टॉक मत चुनो। याद रखो, मार्केट लीडर्स ही लॉन्ग टर्म विनर्स होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा क्यों स्टॉक मार्केट में हमेशा लीडर्स को चुनना चाहिए, कैसे आरएस रेटिंग और परफॉर्मेंस से लीडर्स की पहचान होती है, और क्यों लैगर्ड्स हमेशा ट्रैप होते हैं। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 8 में हम जाएंगे स्ट्रैटेजी के छठे लेटर पर। आए इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, यानी क्यों म्यूचुअल फंड्स, एफआईएस और बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री किसी स्टॉक को रॉकेट बना देती है। तो भाई, अगला पार्ट मिस मत करना, अब खेल और बड़ा होने वाला है। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पर पार्ट 8। आए इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा कि जैसे ही किसी स्टॉक में बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं, उसका प्राइस तेजी से ऊपर जाने लगता है। विलियम ओनेल कहते हैं किसी भी ग्रेट स्टॉक की सक्सेस के पीछे एक बड़ा फैक्टर होता है, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। यानी म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एफआईएस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बड़े हेज फंड्स की बाइंग। अब सवाल है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप का सिंपल मतलब। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप का मतलब है बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। रिटेल इन्वेस्टर्स की बाइंग छोटी होती है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं तो वो लाखों करोड़ों शेयर्स खरीदते हैं। रिजल्ट, डिमांड अचानक बढ़ जाती है और प्राइस रॉकेट बन जाता है। वाई इंस्टीट्यूशंस मैटर? इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत बड़ा पैसा होता है, उनकी बाइंग सप्लाई अब्सॉर्ब कर लेती है।
इंस्टीट्यूशंस रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं। उनकी एंट्री सिग्नल देती है कि कंपनी जेन्युइनली स्ट्रांग है। इंस्टीट्यूशंस की बाइंग लॉन्ग टर्म होती है। वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की तरह बार बार एग्जिट नहीं करते। यानी अगर इंस्टीट्यूशंस किसी स्टॉक को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके मल्टी बैगर बनने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। इन्फोसिस 1990S जब एफआईआईज ने एंट्री ली तो स्टॉक कई सौ गुना बढ़ गया। एप्पल, म्यूचुअल फंड्स और बिग इंस्टीट्यूशंस ने आईफोन के बाद भारी बाइंग की। टेस्ला, शुरुआत में रिस्की माना गया लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री ली और स्टॉक स्काईरॉकेट हो गया। HDFC बैंक, डेकेड्स तक इंस्टीट्यूशंस की पसंदीदा रही और स्टॉक लगातार ग्रो करता गया। हर बार इंस्टीट्यूशंस की एंट्री ने प्राइस को बूस्ट किया। ओनेल का रूल, कितना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सही है? बहुत कम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, स्टॉक वीक है। बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल क्राउडिंग, ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस्ड इन। ओनेल कहते हैं सही बैलेंस यह है कि स्टॉक में कुछ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस पहले से हो लेकिन अभी भी नए इंस्टीट्यूशंस की एंट्री की जगह बची हो। कैसे चेक करें इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप? कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो। कितना हिस्सा म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, इंश्योरेंस कंपनीज होल्ड कर रहे हैं। हर क्वार्टर कंपेयर करो। इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग बढ़ रहा है या घट रहा है। हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस जैसे टॉप म्यूचुअल फंड्स का नाम इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं तो यह बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सच ये है विनर्स हमेशा इंस्टीट्यूशंस के साथ चलते हैं। अगर बिग मनी किसी स्टॉक में जा रहा है तो उसका ट्रेंड रेजिस्ट करना बेकार है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो बिग मनी की वेव पकड़ ले। वार्निंग, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस देखकर इन्वेस्ट मत करो। ओनेल चेतावनी देते हैं सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप देखकर इन्वेस्ट मत करो क्योंकि कुछ बार इंस्टीट्यूशंस भी गलती करते हैं। इसलिए हमेशा कैन स्लिम के बाकी फैक्टर्स, अर्निंग्स, न्यू प्रोडक्ट, लीडरशिप अब भी कंफर्म करो। इंस्टीट्यूशन सपोर्ट प्लस बाकी फैक्टर्स असली विनर। एक्शन प्लान फॉर इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। शेयर होल्डिंग पैटर्न ट्रैक करो। ऐसे स्टॉक्स चुनो जिनमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग स्टेडली बढ़ रही हो। सिर्फ एक से दो इंस्टीट्यूशन नहीं, मल्टीपल स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की एंट्री देखो। हमेशा चेक करो कि ग्रोथ स्टोरी बाकी कैन स्लिम रूल से मैच कर रही है या नहीं। इंस्टीट्यूशंस के साथ रहो, उनके खिलाफ नहीं। तो दोस्तों, आज हमने समझा क्यों इंस्टीट्यूशंस की बाइंग स्टॉक का सबसे बड़ा बूस्टर होती है, कैसे स्पॉन्सरशिप से डिमांड सप्लाई इक्वेशन बदल जाती है और क्यों स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा इंस्टीट्यूशंस के साथ चलते हैं। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 9 में हम जाएंगे स्ट्रैटेजी के आखिरी लेटर पर, M, मार्केट डायरेक्शन, यानी पूरी मार्केट की ट्रेंड कैसी है और क्यों सही स्टॉक भी गलत मार्केट में फेल हो सकता है। तो भाई, अगले पार्ट में असली मास्टर की खुलने वाली है। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स को पार्ट 9, M, मार्केट डायरेक्शन। दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा कि कभी कभी स्टॉक बहुत अच्छा होता है, अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग होती है, इंस्टीट्यूशंस भी एंट्री लेते हैं, फिर भी स्टॉक गिर जाता है। इसका कारण सिंपल है, मार्केट की डायरेक्शन गलत होती है। विलियम ओनेल कहते हैं, इवन द बेस्ट स्टॉक विल फेल इफ द ओवरऑल मार्केट इज गोइंग डाउन। यानी सही स्टॉक चुनना जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मार्केट का ट्रेंड पहचानना। मार्केट डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टॉक्स 70-80% मार्केट के साथ चलते हैं। अगर मार्केट बुल है 70% स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। अगर मार्केट बेयर है 70% स्टॉक्स गिरेंगे। इंडिविजुअल स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन अगर पूरी मार्केट गिर रही है तो उसका टिकना मुश्किल है। इसलिए ओनेल कहते हैं, डोंट फाइट द मार्केट ट्रेंड। मार्केट डायरेक्शन कैसे पहचाने? ओनेल ने कुछ क्लियर सिग्नल्स बताए हैं। एक, मार्केट इंडेक्स ट्रेंड देखें। निफ्टी, सेंसेक्स या नस्दाक, डो जोन्स जैसे इंडेक्स की डेली और वीकली चार्ट्स देखो। इंडेक्स हायर हाइज बना रहा है
बुल ट्रेंड, इंडेक्स लोअर लोज बना रहा है, बियर ट्रेंड। 2. डिस्ट्रीब्यूशन डेज, जब इंडेक्स गिरता है और वॉल्यूम हाई होता है, यह सिग्नल है कि इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं। अगर 3-5 डिस्ट्रीब्यूशन डेज एक महीने में आ जाए, मार्केट वीक हो रहा है। 3. फॉलो थ्रू डे, एफटीडी, बियरिश फेज के बाद जब मार्केट 4-7 दिनों में अचानक हाई वॉल्यूम पर स्ट्रॉन्ग रैली करे, यह बुल मार्केट का नया सिग्नल है। 4. मार्केट ब्रेथ, majority स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे, अगर केवल कुछ बड़े स्टॉक्स मार्केट को खींच रहे हैं, मार्केट फ्रैजाइल है। एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केट डायरेक्शन: 2008 क्रैश, स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी गिर गए क्योंकि मार्केट ओवरऑल बियर था। 2020 पैंडेमिक क्रैश, सब स्टॉक्स गिरे, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों न हो। 2021 बुल रन, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एशियन पेंट्स सबने वेल्थ क्रिएट की क्योंकि पूरा मार्केट बुलिश था। मॉरल: सही स्टॉक प्लस सही मार्केट जैकपॉट। इन्वेस्टर साइकोलॉजी और मार्केट: रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। बियर मार्केट में भी सोचते हैं कि ये बॉटम और खरीद लेते हैं। रिजल्ट और ज्यादा नुकसान। ओनेल कहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो मार्केट के साथ चलता है, उसके अगेंस्ट नहीं। वार्निंग: मार्केट डायरेक्शन को इग्नोर मत करो, सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक देखकर इन्वेस्ट मत करो। अगर मार्केट डाउनट्रेंड में है तो न्यू पोजीशंस अवॉइड करो। कैश होल्ड करना भी एक स्ट्रैटेजी है। याद रखो, समटाइम्स द बेस्ट एक्शन इज नो एक्शन। एक्शन प्लान फॉर मार्केट डायरेक्शन: हमेशा निफ्टी, सेंसेक्स या ग्लोबल इंडेक्सेस डेली चेक करो। डिस्ट्रीब्यूशन डेज और फॉलो थ्रू डेज ट्रैक करो। बुल मार्केट में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करो। बियर मार्केट में कैपिटल बचाओ, कैश में रहो। कभी भी मार्केट ट्रेंड इग्नोर मत करो, ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी की बैकबोन है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, मार्केट डायरेक्शन स्टॉक सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी रॉन्ग मार्केट में फेल हो सकता है, और स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा मार्केट की वेव पकड़कर राइड करता है। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 10 में हम पूरे कैन स्लिम स्ट्रैटेजी को समराइज करेंगे और सीखेंगे कैसे इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके आप भी स्टॉक मार्केट में वेल्थ बना सकते हो। अगला पार्ट होगा एक तरह का मास्टर क्लास रिकैप, तो बिल्कुल मत चूकना। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स फॉर पार्ट 10। दोस्तों, आपने पिछले 9 पार्ट्स में विलियम ओनेल की दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी कैन स्लिम को डिटेल में समझा। आज हम करेंगे इसका पूरा रिकैप, यानी एक तरह का मास्टर क्लास समरी। अगर आप ये पार्ट ध्यान से सुन लोगे तो पूरी कैन स्लिम स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर पाओगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कैन स्लिम का रिकैप: 7 लेटर्स, 7 गोल्डन रूल्स। 1. सी करंट अर्निंग्स: हमेशा उन कंपनीज को चुनो जिनके क्वार्टरली अर्निंग्स 25% या उससे ज्यादा ग्रो हो रहे हों, क्योंकि ग्रोथ ही फ्यूचर का प्रूफ है। 2. एनुअल अर्निंग्स: केवल एक क्वार्टर स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं है, कंपनी का पिछले 3-5 साल का एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ भी 20-25% या उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। 3. न्यू प्रोडक्ट, सर्विस, मैनेजमेंट और प्राइस हाई: मार्केट में बड़ा पैसा तभी बनता है जब कंपनी के पास कुछ नया होता है। नया प्रोडक्ट जैसे आईफोन, नई सर्विस जैसे जियो रेवोल्यूशन, नया मैनेजमेंट, या फिर स्टॉक का नया ऑल टाइम हाई। न्यूनेस ग्रोथ का इंजन। 4. बेस्ट सप्लाई एंड डिमांड: शेयर्स की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। लो फ्लोट प्लस हाई डिमांड, स्टॉक प्राइस रॉकेट। ओनेल कहते हैं, हमेशा ऐसे स्टॉक्स पकड़ो जिनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हों लेकिन इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट ले रहे हों। 5. हेल लीडर और लैगर्ड: इंडस्ट्री का लीडर बनो, लैगर्ड मत चुनो। हाई आरएस, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स ही विनर्स होते हैं। रिमेंबर, लीडर्स क्रिएट वेल्थ, लैगर्ड्स डिस्ट्रॉय वेल्थ।
6 आई इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज की बाइंग किसी भी स्टॉक का असली बूस्टर होती है। स्टॉक्स वही चुनो जिनमें इंस्टीट्यूशन स्टेडली एंट्री ले रहे हों। 7 मार्केट डायरेक्शन। सही स्टॉक भी गलत मार्केट में फेल हो जाएगा, इसलिए हमेशा मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो। बुल मार्केट में इन्वेस्ट करो, बियर मार्केट में कैश होल्ड करो। कैन स्लिम स्ट्रैटेजी का रियल पावर। अब सोचो भाई, अगर आप ऐसा स्टॉक चुनते हो जिसमें अर्निंग्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्री में नया इनोवेशन है, इंस्टीट्यूशंस एंट्री ले रहे हैं, स्टॉक मार्केट अप ट्रेंड में है, तो क्या होगा? स्टॉक धीरे धीरे मल्टी बैगर बनेगा। यानी कैन स्लिम स्ट्रैटेजी आपको ऐसे स्टॉक्स पकड़ने में हेल्प करती है जो फ्यूचर में बड़े विनर्स बन सकते हैं। हर हफ्ते स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स वाली कंपनीज की लिस्ट बनाओ। एनुअल ग्रोथ चेक करो, कम से कम 20-25%। देखो कंपनी के पास नया प्रोडक्ट या सर्विस है या नहीं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स और डिमांड चेक करो। आरएस रेटिंग 80-90+ वाले लीडर्स पर फोकस करो। शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टडी करो, इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो रही है या नहीं। मार्केट ट्रेंड डेली ऑब्जर्व करो। डिस्ट्रीब्यूशन डेज, फॉलो थ्रू डेज। केवल तब इन्वेस्ट करो जब कैन स्लिम के 5-6 सिग्नल्स पॉजिटिव हो। इन्वेस्टर साइकोलॉजी, डिसिप्लिन ही सक्सेस है। विलियम ओनेल कहते हैं, स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, लेकिन उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना रेयर है। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल वही होता है जो अपने रूल्स कभी ब्रेक नहीं करता। इसलिए कभी चीप लगने वाले लैगर्ड्स मत खरीदो, मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ, लॉसेस जल्दी कट करो, विनर्स को चलने दो। पेशेंस और डिसिप्लिन हमेशा साथ रखो। तो दोस्तों, ये था विलियम ओनेल की लेजेंडरी स्ट्रैटेजी कैन स्लिम का पूरा रिकैप। अगर आप इसे सही तरीके से अप्लाई करते हो तो आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स की तरह स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में लिखो वो कैन स्लिम का कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, क्योंकि आपका एक फीडबैक हमें और भी पावरफुल कंटेंट लाने की एनर्जी देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, मार्केट में हमेशा स्ट्रैटेजी से खेलो, इमोशन से नहीं। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स द पार्ट 11, चार्ट रीडिंग बेसिक्स। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा, चार्ट्स सिर्फ ट्रेडर्स के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को चार्ट्स की जरूरत नहीं। लेकिन विलियम ओनेल साफ कहते हैं, अगर आप चार्ट्स को इग्नोर करते हो तो ये ऐसे है जैसे आप बिना नक्शे के सफर कर रहे हो। चार्ट्स आपको बताते हैं कि स्टॉक के पीछे वास्तव में हो क्या रहा है, इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे चार्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन क्या बताता है, और बिगिनर्स के लिए चार्ट रीडिंग की बेसिक्स। चार्ट्स स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज। चार्ट किसी स्टॉक का हिस्ट्री दिखाता है, प्राइस कहां से कहा गया और वॉल्यूम, ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या रही। प्राइस प्लस वॉल्यूम मिलकर असली कहानी बताते हैं। एग्जाम्पल, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम लो है, ये वीक मूव है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम हाई है, ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। प्राइस और वॉल्यूम का रूल, ओनेल का सबसे बड़ा रूल। प्राइस अप प्लस वॉल्यूम अप, स्ट्रॉन्ग बाइंग। प्राइस डाउन प्लस वॉल्यूम अप, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। इसका मतलब हमेशा सिर्फ प्राइस मत देखो, वॉल्यूम भी ऑब्जर्व करो। इन्वेस्टर साइकोलॉजी चार्ट्स में दिखती है। जब लोग डरते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस गिरता है। जब लोग लालच में होते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस तेजी से चढ़ता है। यानी चार्ट इन्वेस्टर साइकोलॉजी को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। चार्ट्स क्यों जरूरी हैं? इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी पकड़ना। इंस्टीट्यूशंस ओपनली नहीं बताते कि वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी चार्ट्स में साफ दिखती है। राइट एंट्री टाइमिंग। सही स्टॉक चुनना काफी नहीं है, सही समय भी जरूरी है।
चार्ट आपको बताता है कब एंट्री करनी है, लॉसेस अवॉइड करना। चार्ट सिग्नल से आप जल्दी जान पाते हो कि स्टॉक कमजोर हो रहा है। ओनेल कहते हैं, हर सक्सेसफुल स्टॉक कुछ पैटर्न्स फॉलो करता है। ये पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। कुछ फेमस पैटर्न्स: कप विद हैंडल, डबल बॉटम, फ्लैट बेस, ब्रेकआउट्स। आने वाले पार्ट्स में हम इन पैटर्न्स को डिटेल में सीखेंगे। डेली और वीकली चार्ट स्टडी करना शुरू करो। सिर्फ प्राइस मत देखो, हमेशा वॉल्यूम भी चेक करो। स्टॉक्स के हिस्टोरिकल पैटर्न्स को स्टडी करो। कोशिश करो कि एंट्री सिर्फ तब लो जब प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे। चार्ट को एक लैंग्वेज मानो और उसे सीखने का पेशेंस रखो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा क्यों चार्ट रीडिंग हर सीरियस इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, कैसे प्राइस और वॉल्यूम स्टॉक की असली कहानी बताते हैं, और क्यों चार्ट से आप इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी पकड़ सकते हो। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 12 में हम सीखेंगे सबसे पावरफुल चार्ट पैटर्न, कप विद हैंडल, और समझेंगे क्यों हिस्ट्री के सबसे बड़े विनर्स ने यही पैटर्न फॉलो किया। तो भाई, अगले पार्ट में मजा आने वाला है, इसे बिल्कुल मत मिस करना। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पार्ट 12, कप विद हैंडल पैटर्न। दोस्तों, सोचो अगर आपके पास ऐसा सिग्नल हो जो बार बार हिस्ट्री में काम किया है और जिससे बड़े विनर्स पकड़ में आते हैं। विलियम ओनेल कहते हैं, अ कप विद हैंडल पैटर्न वही सिग्नल है। यह पैटर्न स्टॉक मार्केट में बार बार रिपीट होता है और हर बड़े मल्टी बैगर स्टॉक ने किसी ना किसी समय इसे बनाया है। तो आज हम डिटेल में सीखेंगे कप विद हैंडल पैटर्न क्या है, इसे पहचानना कैसे है, और सही एंट्री पॉइंट कौन सा है। कप विद हैंडल पैटर्न क्या है? नाम सुनते ही समझ आता है ये चार्ट एक कप, प्याले की तरह शेप बनाता है। कप बनने के बाद स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज जाता है और एक छोटा सा हैंडल बनाता है। इसका मतलब कप कंसोलिडेशन, स्टॉक आराम कर रहा है। हैंडल लास्ट शेकआउट, वीक होल्डर्स बाहर निकलते हैं। ब्रेकआउट इंस्टीट्यूशंस का मैसिव बाइंग सिग्नल। कप विद हैंडल की की फीचर्स: कप का डेप्थ, कप बहुत गहरा नहीं होना चाहिए। आइडियल डेप्थ 12% से 33% करेक्शन। कप का बॉटम यू शेप होना चाहिए, वी शेप नहीं। यू शेप बताता है कि स्टॉक धीरे धीरे अक्यूमुलेट हो रहा है। हैंडल का फॉर्मेशन, हैंडल हमेशा कप के राइट साइड में बनता है। हैंडल का डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8-12% से ज्यादा नहीं। वॉल्यूम एक्शन, कप बनते समय वॉल्यूम धीरे धीरे ड्राई होता है। ब्रेकआउट पर वॉल्यूम अचानक हाई होना चाहिए। बेस्ट एंट्री तब होती है जब स्टॉक हैंडल के टॉप से ऊपर ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट पर वॉल्यूम एवरेज से कम 40-50% ज्यादा होना चाहिए। यह कंफर्म करता है कि इंस्टीट्यूशंस एंट्री कर रहे हैं। इन्वेस्टर साइकोलॉजी बिहाइंड कप विद हैंडल। कप फेज, इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग और डर से बेचते हैं। बॉटम, वीक हैंड्स बाहर निकल जाते हैं। हैंडल लास्ट टेस्ट, जहां कमजोर बायर्स एग्जिट करते हैं। ब्रेकआउट, केवल स्ट्रॉन्ग होल्डर्स और इंस्टीट्यूशंस रह जाते हैं। डिमांड सप्लाई से प्राइस उड़ता है। यानी ये पैटर्न इन्वेस्टर साइकोलॉजी का मिरर है। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स: एप्पल 2004 आईपॉड प्लस आईफोन लॉन्च से पहले क्लासिक कप विद हैंडल। गूगल आईपीओ के बाद कप विद हैंडल ब्रेकआउट और फिर मल्टी बैगर रन। इन्फोसिस 90s बुल रन में इसी पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ और मैसिव ग्रोथ दी। हर बार यही रिपीट हुआ, कप विद हैंडल बिग विनर। एक्शन प्लान का कप विद हैंडल पहचानने के लिए हमेशा डेली और वीकली चार्ट पर स्टडी करो। कप की डेप्थ मॉडरेट हो, 12-33%। बॉटम यू शेप होना चाहिए। हैंडल शैलो होना चाहिए, 8-12%। ब्रेकआउट पर वॉल्यूम कंफर्म करो। हैंडल के ब्रेकआउट पॉइंट पर ही एंट्री करो, उससे पहले मत। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कप विद हैंडल पैटर्न कैसे बनता है, क्यों ये हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल चार्ट पैटर्न है, और सही एंट्री पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करें। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 13 में
हम सीखेंगे एक और पावरफुल पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, और समझेंगे क्यों यह पैटर्न अक्सर बड़े बुल रन्स की शुरुआत का सिग्नल देता है। तो भाई, अगले एपिसोड को जरूर देखना, क्योंकि गेम अब और इंटरेस्टिंग होगा। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पार्ट 13, डबल बॉटम पैटर्न। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक गिरता है, थोड़ा रिकवर करता है, फिर दोबारा गिरता है और इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। लेकिन विलियम ओनेल कहते हैं, यह गिरावट अक्सर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इस पैटर्न को कहते हैं डबल बॉटम, और हिस्ट्री में कई बड़े मल्टी बैगर इसी पैटर्न से निकले हैं। तो आज हम समझेंगे डबल बॉटम पैटर्न क्या है, इसे पहचानना कैसे है, और सही एंट्री पॉइंट कहाँ है। डबल बॉटम पैटर्न क्या है? नाम से ही समझ आता है, इसमें स्टॉक 2 बार बॉटम बनाता है। चार्ट पर यह पैटर्न दिखता है जैसे अंग्रेजी का अक्षर W। पहला बॉटम, इनिशियल गिरावट, बीच का पीक, टेम्पररी रिकवरी। दूसरा बॉटम, लास्ट शेकआउट, ब्रेकआउट, असली रैली की शुरुआत। डबल बॉटम की फीचर्स, डेप्थ ऑफ फर्स्ट बॉटम, पहला बॉटम सिग्निफिकेंट गिरावट के बाद बनना चाहिए। सेकंड बॉटम, पहला बॉटम के बराबर या थोड़ा ऊपर और नीचे बनता है, यह बताता है कि वीक होल्डर्स बाहर निकल गए। मिडिल पीक, पाइवोट पॉइंट, बीच का हाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। असली बाय सिग्नल तब मिलता है जब स्टॉक इस पीक से ऊपर ब्रेकआउट करता है। वॉल्यूम एक्शन, ब्रेकआउट पर वॉल्यूम अचानक बहुत ज्यादा होना चाहिए। इन्वेस्टर साइकोलॉजी बिहाइंड डबल बॉटम, पहला गिरावट लोग डर कर बेचते हैं। रिकवरी, कुछ लोग सोचते हैं मार्केट वापस आ गया। दूसरा गिरावट, वीक होल्डर्स पैनिक करके बाहर निकल जाते हैं। ब्रेकआउट, सिर्फ स्ट्रॉन्ग होल्डर्स और इंस्टीट्यूशंस बचे रहते हैं। डिमांड सप्लाई इंबैलेंस से स्टॉक उड़ जाता है। यानी ये पैटर्न डर असली रैली का पूरा ड्रामा दिखाता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, गूगल 2004 आईपीओ के बाद गिरा, डबल बॉटम बनाया, ब्रेकआउट किया और फिर लगातार ऊपर गया। इन्फोसिस, इंडियन 80 बूम डबल बॉटम पैटर्न से निकलकर मल्टी बैगर बना। रिलायंस, 2003 से 2004 उदास स्माइली डबल बॉटम ब्रेकआउट से मैसिव रैली शुरू हुई। हर बार इंस्टीट्यूशंस ने इसी पैटर्न पर एंट्री ली और स्टॉक ने रैली दी। एक्शन प्लान डबल बॉटम पहचानने के लिए, चार्ट पर W पैटर्न तलाशो। दूसरा बॉटम आइडियली पहले बॉटम से थोड़ा शैलो होना चाहिए। ब्रेकआउट हमेशा मिडिल पीक, पाइवोट पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। ब्रेकआउट पर वॉल्यूम कंफर्म करो, 40-50% ज्यादा। ब्रेकआउट से पहले एंट्री मत करो, वरना ट्रैप हो सकते हो। कॉमन मिस्टेक, कई बार लोग पहला बॉटम देखकर एंट्री कर लेते हैं, लेकिन असली कंफर्मेशन तभी मिलता है जब स्टॉक मिडिल पीक को हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है। पेशेंस रखो और सिर्फ ब्रेकआउट पर ही एंट्री करो। तो दोस्तों, आज आपने सीखा डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, और क्यों ये पैटर्न असली रैली का सिग्नल देता है। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 14 में हम सीखेंगे एक और पावरफुल बेस, फ्लैट बेस पैटर्न, और समझेंगे क्यों यह पैटर्न मार्केट लीडर्स की पहचान में मदद करता है। तो भाई, अगले पार्ट को मिस मत करना, वहां आपको मिलेगा एक और मास्टर की, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पार्ट 14, फ्लैट बेस पैटर्न। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर रैली ड्रामेटिक नहीं होती। कई बार स्टॉक्स क्वाइटली, बिना किसी बड़ी गिरावट के, धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हैं और अचानक एक दिन ब्रेकआउट करके रॉकेट की तरह उड़ जाते हैं। विलियम ओनेल इस पैटर्न को कहते हैं फ्लैट बेस। आज हम सीखेंगे तो फ्लैट बेस क्या है, कैसे बनता है, और इसे ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। फ्लैट बेस पैटर्न क्या है? फ्लैट बेस एक छोटा और टाइट कंसोलिडेशन पैटर्न है। यह तब बनता है जब स्टॉक पहले से अपट्रेंड में हो और फिर लगभग 5 से 6 हफ्ते साइडवेज चले। गिरावट बहुत कम होती है, ज्यादातर 10-15% से ज्यादा नहीं। चार्ट पर यह एक रेक्टेंगल या बॉक्स जैसा दिखता है।
इसमें कोई बड़ी ड्रामा नहीं, बस शांत साइडवेज मूवमेंट। और जैसे ही ब्रेकआउट होता है, स्टॉक अक्सर तेजी से ऊपर जाता है। फ्लैट बेस की की फीचर्स। प्रीवियस अपट्रेंड। फ्लैट बेस हमेशा किसी रैली के बाद बनता है। शैलो डिक्लाइन। करेक्शन ज्यादा डीप नहीं होता, मैक्स 10-15%। टाइम ड्यूरेशन। पैटर्न कम से कम 5 हफ्तों तक बनना चाहिए। टाइटनेस। प्राइस एक्शन बहुत टाइट होता है, मतलब ज्यादा उथल पुथल नहीं होती। ब्रेकआउट पॉइंट। एंट्री तब करनी है जब स्टॉक बेस के टॉप से ऊपर हाई वॉल्यूम पर निकले। इन्वेस्टर साइकोलॉजी बिहाइंड फ्लैट बेस। फ्लैट बेस में इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली अक्यूमुलेशन करते हैं। स्टॉक ज्यादा गिरता नहीं, क्योंकि सेलर्स कम होते हैं। यह दिखाता है कि डिमांड स्ट्रॉन्ग है और बस सही वक्त का इंतजार है। सेलर्स थक चुके होते हैं। बायर्स धीरे धीरे स्टॉक कलेक्ट करते रहते हैं। ब्रेकआउट पर डिमांड सप्लाई इंबैलेंस होता है और प्राइस तेजी से ऊपर चला जाता है। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स। एप्पल 2004 आईपॉड बूम फ्लैट बेस बनाकर ब्रेकआउट किया और मल्टी बैगर बना। HDFC बैंक 2009 से 2010 उदास स्माइली साइडवेज चला, फ्लैट बेस बनाया और फिर मैसिव रैली दी। एशियन पेंट्स फ्लैट बेस से निकलकर लगातार नए हाइज बनाता गया। फ्लैट बेस पैटर्न्स मार्केट लीडर्स का फेवरेट होता है। एक्शन प्लान फ्लैट बेस ट्रेड कैसे करें? आइडेंटिफाई करें। चार्ट पर रेक्टेंगल जैसा साइडवेज पैटर्न देखें। कंफर्म करें। डिक्लाइन 15% से ज्यादा न हो। ड्यूरेशन कम से कम 5 हफ्ते हो। एंट्री पॉइंट। ब्रेकआउट केवल तब बाय करें जब स्टॉक बेस के टॉप को हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस करे। स्टॉप लॉस। ब्रेकआउट लेवल से 7-8% नीचे स्टॉप लॉस रखें। कॉमन मिस्टेक। फ्लैट बेस को नॉर्मल साइडवेज मूवमेंट समझकर इग्नोर कर देना। एंट्री वॉल्यूम कंफर्म किए बिना करना। याद रखो, फ्लैट बेस में पेशेंस चाहिए क्योंकि ये बोरिंग लगता है, लेकिन असली पे ऑफ इसी बॉर्डम के बाद आता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा फ्लैट बेस क्या होता है, क्यों ये बोरिंग दिखने वाला पैटर्न असली ब्रेकआउट मशीन है, और इसे ट्रेड करने का सही तरीका। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 15 में हम सीखेंगे हाई टाइट फ्लैग पैटर्न, सबसे एक्सप्लोसिव पैटर्न। ये पैटर्न छोटे से समय में स्टॉक को मल्टी बैगर बना सकता है। तो भाई, अगले पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पार्ट 15, हाई टाइट फ्लैग पैटर्न। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ पैटर्न्स रहे होते हैं, लेकिन जब आते हैं तो इन्वेस्टर की किस्मत बदल देते हैं। ऐसा ही एक पैटर्न है हाई टाइट फ्लैग। ये पैटर्न इतना पावरफुल है कि हफ्तों में स्टॉक को डबल या ट्रिपल कर सकता है। विलियम ओनेल कहते हैं, हाई टाइट फ्लैग इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव चार्ट पैटर्न्स इन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। तो आज हम जानेंगे हाई टाइट फ्लैग क्या है, इसे पहचानने का तरीका क्या है, और इसे ट्रेड करने का बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। हाई टाइट फ्लैग पैटर्न क्या है? हाई टाइट फ्लैग एक रेयर और सुपर बुलिश पैटर्न है। ये तब बनता है जब स्टॉक पहले 2-3 हफ्तों में 100% या उससे ज्यादा बढ़ता है, फिर स्टॉक थोड़े समय के लिए साइडवेज या शैलो डिक्लाइन 10-25% करता है। ये डिक्लाइन या साइडवेज मूव चार्ट पर फ्लैग जैसा दिखता है। उसके बाद जब स्टॉक इस फ्लैग से ब्रेकआउट करता है तो अक्सर एक और मैसिव रैली आती है, यानी पहले एक लंबी वर्टिकल पोल और फिर एक छोटा फ्लैग जैसे कोई झंडा। की फीचर्स ऑफ हाई टाइट फ्लैग। मैसिव इनिशियल रन, स्टॉक तेजी से 100% या उससे ज्यादा ऊपर जाता है। शॉर्ट कंसोलिडेशन, रैली के बाद स्टॉक 1-3 हफ्तों के लिए साइडवेज चलता है। शैलो पुलबैक, करेक्शन गहरा नहीं होता, बस 10-25% के अंदर। ब्रेकआउट, फ्लैग से बाहर निकलते ही एक और तेज मूव आता है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी बिहाइंड हाई टाइट फ्लैग। मैसिव रैली के बाद लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, इसलिए हल्का पुलबैक आता है। स्ट्रॉन्ग डिमांड और इंस्टीट्यूशंस की बाइंग स्टॉक को ज्यादा गिरने नहीं देती। जब फ्लैग से ब्रेकआउट होता है, सेलर्स खत्म हो चुके होते हैं
और बायर्स की भीड़ स्टॉक को रॉकेट बना देती है। ये पैटर्न दिखाता है कि डिमांड बेहद स्ट्रांग है और स्टॉक असली मार्केट लीडर है। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स: गूगल 2004 उदास स्माइली आईपीओ के बाद कुछ ही महीनों में हाई टाइट फ्लैग बनाया और मल्टी बैगर बना। टेस्ला 2013 रैली स्टॉक कुछ ही हफ्तों में दोगुना हुआ और फिर एचटीएफ से निकलकर मैसिव रैली दी। पेज इंडस्ट्रीज इंडिया हाई टाइट फ्लैग बनाकर कुछ ही सालों में मल्टी बैगर बना। हर बार इंस्टीट्यूशंस ने इस पैटर्न पर मैसिव बाइंग की। एक्शन प्लान हाई टाइट फ्लैग ट्रेड कैसे करें? चार्ट पर फ्लैग स्ट्रक्चर ढूंढो, पहले पोल, फिर छोटा फ्लैग। इंश्योर करो कि स्टॉक 2-3 हफ्तों में कम से कम 100% ऊपर गया हो। करेक्शन शैलो होना चाहिए, मैक्स 25%। एंट्री सिर्फ ब्रेकआउट पर करो जब फ्लैग का टॉप हाई वॉल्यूम पर क्रॉस हो। स्टॉप लॉस फ्लैग के नीचे रखो। कॉमन मिस्टेक्स: हर स्ट्रॉन्ग रैली को हाई टाइट फ्लैग समझ लेना। वॉल्यूम कंफर्म किए बिना एंट्री करना। रैली ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी हो तब चेस करना। याद रखो, ये पैटर्न रेयर है और हमेशा कंफर्म वॉल्यूम के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने सीखा हाई टाइट फ्लैग पैटर्न क्या है, क्यों ये सबसे एक्सप्लोसिव चार्ट पैटर्न माना जाता है और इसे ट्रेड करने का सही तरीका। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 16 में हम सीखेंगे बेस ऑन बेस पैटर्न, जो बताता है कि कैसे स्टॉक एक के बाद एक कंसोलिडेशन बनाकर और भी बड़ी रैली देता है। तो भाई, अगले पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पार्ट 16, बेस ऑन बेस पैटर्न। दोस्तों, मार्केट के असली लीडर्स कभी सिर्फ एक बेस बनाकर खत्म नहीं होते। असली विनर्स बार बार कंसोलिडेट करते हैं और हर बार नए हाई बनाते हैं। विलियम ओनेल इस प्रोसेस को कहते हैं बेस ऑन बेस पैटर्न। इस पैटर्न को समझना जरूरी है क्योंकि इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक सच में दीर्घकालिक मल्टी बैगर बनने वाला है। तो आज हम सीखेंगे बेस ऑन बेस पैटर्न क्या है, इसे कैसे पहचानें और इसे ट्रेड करने की सही स्ट्रैटेजी। बेस ऑन बेस पैटर्न क्या है? जैसा नाम से साफ है, इसमें एक बेस के ऊपर दूसरा बेस बनता है, यानी स्टॉक ब्रेकआउट करता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर दोबारा कंसोलिडेट करता है और नया बेस बनाता है। पहला बेस रैली के बाद कंसोलिडेशन। दूसरा बेस छोटे करेक्शन या साइडवेज मूव के बाद नई कंसोलिडेशन। ब्रेकआउट एक और रैली की शुरुआत। चार्ट पर यह स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों स्टेयरकेस जैसा दिखता है। की फीचर्स ऑफ बेस ऑन बेस: मल्टीपल कंसोलिडेशंस, स्टॉक लगातार एक से ज्यादा बेस बनाता है। शैलो करेक्शंस, बेस ज्यादातर शैलो होते हैं, 15-25% डिक्लाइन। हायर लोज, हर बेस पिछले से ऊंचा बनता है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, यह पैटर्न तभी बनता है जब इंस्टीट्यूशंस लगातार अक्यूमुलेशन कर रहे हों। इन्वेस्टर साइकोलॉजी बिहाइंड बेस ऑन बेस: पहला बेस वीक होल्डर्स बाहर निकलते हैं। ब्रेकआउट इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं। दूसरा बेस प्रॉफिट टेकिंग और नया अक्यूमुलेशन। ब्रेकआउट अगेन रैली और तेज होती है। यह दिखाता है कि स्टॉक की डिमांड सस्टेनेबल है और वो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लीडर है। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स: माइक्रोसॉफ्ट 1990 बार बार बेस बनाता गया और हर बार नया ऑल टाइम हाई बनाया। HDFC बैंक इंडियन मार्केट का क्लासिक एग्जाम्पल, लगातार बेस बनाता हुआ मल्टी डेकेड लीडर बना। एप्पल आईफोन लॉन्च के बाद बेस ऑन बेस स्ट्रक्चर से लगातार ऊपर गया। एक्शन प्लान बेस ऑन बेस ट्रेड कैसे करें? चार्ट पर मल्टीपल बेसिस खोजो। हर बेस शैलो होना चाहिए और 8-10 हफ्तों से ज्यादा लंबा नहीं। हर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। एंट्री हमेशा ब्रेकआउट पर ही करो, बीच में मत कूदो। स्टॉप लॉस पिछले बेस के नीचे रखो। कॉमन मिस्टेक्स: हर साइडवेज मूव को बेस ऑन बेस समझ लेना। वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन इग्नोर करना। लेट स्टेज बेस को चेस करना।
क्योंकि हर रैली हमेशा इन्फिनिट नहीं चलती। तो दोस्तों, आज आपने सीखा बेस ऑन बेस पैटर्न क्या है, कैसे ये मार्केट लीडर्स की असली पहचान है और इसे ट्रेड करने का सही तरीका। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 17 में हम सीखेंगे कप विथ हैंडल का एडवांस्ड यूज, यानी कब हैंडल फेक होता है और कब असली ब्रेकआउट देता है। तो भाई, अगले पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पार्ट 17, कप विद हैंडल एडवांस्ड यूज। दोस्तों, हमने पहले कप विद हैंडल पैटर्न के बेसिक्स सीखे थे, लेकिन हर हैंडल असली नहीं होता। कई बार हैंडल फेक निकलता है और इन्वेस्टर फंस जाते हैं। विलियम ओनेल कहते हैं, ट्रू मास्टरी इन स्टॉक ट्रेडिंग कम्स व्हेन यू कैन सेपरेट रियल हैंडल्स फ्रॉम फेक वंस। तो आज हम सीखेंगे कप विथ हैंडल के एडवांस्ड रूल्स, फेक हैंडल्स कैसे पहचाने और सही एंट्री का तरीका, कप शेप, लंबा करेक्शन और रिकवरी, हैंडल शॉर्ट पुलबैक 5-15%, ब्रेकआउट हैंडल के टॉप से ऊपर हाई वॉल्यूम पर। फेक हैंडल्स कैसे होते हैं? बहुत डीप हैंडल, अगर हैंडल 20-30% गिर जाए तो वो असली हैंडल नहीं है। असली हैंडल शैलो होना चाहिए, 5-15% मैक्स। टू ऑब्वियस, अगर हर कोई चार्ट देखकर हैंडल पहचान ले रहा है तो इंस्टीट्यूशंस ट्रैप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लो वॉल्यूम, हैंडल के दौरान वॉल्यूम बहुत लाइट होना चाहिए। अगर हैवी सेलिंग हो रही है तो ये बियरिश सिग्नल है। लूज प्राइस एक्शन, हैंडल टाइट होना चाहिए, लेकिन अगर स्टॉक बार बार अप डाउन हो रहा है तो वो वीक हैंडल है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी बिहाइंड रियल वर्सेस फेक हैंडल्स। असली हैंडल में इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली अक्यूमुलेट करते हैं, इसलिए वॉल्यूम कम होता है और स्टॉक टाइट रहता है। फेक हैंडल में वीक होल्डर्स एग्जिट कर रहे होते हैं, इसलिए वॉलेटिलिटी और सेलिंग ज्यादा होती है। हैंडल बेसिकली लास्ट शेकआउट है वीक होल्डर्स का। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स, एप्पल 2004 उदास स्माइली परफेक्ट कप विद हैंडल ब्रेकआउट, मैसिव रैली। इन्फोसिस 2009 उदास स्माइली टाइट हैंडल ब्रेकआउट के बाद ह्यूज अप ट्रेंड। रिलायंस 2008 क्रैश के बाद डीप हैंडल बना, फेक निकला और ब्रेकआउट फेल हुआ। लेसन, हैंडल शैलो और टाइट होना चाहिए। एक्शन प्लान द एडवांस्ड हैंडल यूज। कप मिनिमम 7 हफ्तों का होना चाहिए। हैंडल हमेशा शैलो और टाइट हो। वॉल्यूम हैंडल के दौरान बहुत लो हो। एंट्री सिर्फ ब्रेकआउट पर करो, हैंडल के टॉप से ऊपर हाई वॉल्यूम पर। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट लेवल से 7-8% नीचे। कॉमन मिस्टेक्स, डीप हैंडल को बाय करना, वॉल्यूम कंफर्म किए बिना ब्रेकआउट पर कूदना, हैंडल बहुत छोटा हो, 2-3 दिन, ऐसे सेटअप फेल होने की संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कप विथ हैंडल के एडवांस्ड रूल्स, फेक और रियल हैंडल को कैसे अलग करें और सही एंट्री का तरीका। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 18 में हम सीखेंगे क्लाइमैक्स टॉप्स और सेल रूल्स, यानी रैली के बाद कब बेचना चाहिए ताकि प्रॉफिट सेफ हो जाए। तो भाई, अगले पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पार्ट 18, क्लाइमैक्स टॉप्स और सेल रूल्स। दोस्तों, खरीदना तो सबको आता है, लेकिन बेचने की कला बहुत कम लोगों को आती है। विलियम ओनेल कहते हैं, एमेट्योर्स फोकस ऑन बाइंग, प्रोफेशनल्स फोकस ऑन सेलिंग। अगर सही वक्त पर सेल नहीं किया तो बड़ी से बड़ी रैली भी जीरो प्रॉफिट या लॉस में बदल सकती है। तो आज हम जानेंगे क्लाइमैक्स टॉप क्या होता है, इसे पहचानने का तरीका और सही सेल रूल्स ताकि आपका प्रॉफिट सुरक्षित रहे। क्लाइमैक्स टॉप क्या है? क्लाइमैक्स टॉप एक ऐसा स्टेज है जब स्टॉक एक लॉन्ग रैली के बाद सडनली बहुत तेजी से चढ़ता है। ये यूजुअली रैली का अंत होता है और इसके बाद करेक्शन आता है। फीचर्स ऑफ क्लाइमैक्स टॉप, स्टॉक कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से चढ़े, 20-40% या ज्यादा। वॉल्यूम अनयूजुअली हाई हो, प्राइस एक्शन वर्टिकल लगे, यानी चार्ट पर सीधी रॉकेट जैसी लाइन।
मीडिया और पब्लिक एक्साइटमेंट पीक पर हो। सिंपल वर्ड्स में, जब हर कोई स्टॉक की बात कर रहा हो और प्राइस पागलपन की तरह ऊपर भाग रहा हो, सावधान हो जाओ। इन्वेस्टर साइकोलॉजी बिहाइंड क्लाइमैक्स टॉप्स। इंस्टीट्यूशंस पहले ही बड़ी बाइंग कर चुके होते हैं। जब आम लोग और मीडिया एंट्री करते हैं, डिमांड शॉर्ट टर्म पीक पर पहुंचती है। इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट प्राइस क्रैश। यानी जब भी भीड़ एक्सट्रीम एक्साइटेड हो, वो अक्सर एंड सिग्नल होता है। सेल रूल्स बाय ओनेल। क्लाइमैक्स टॉप पर पार्शियल एग्जिट। अगर स्टॉक क्लाइमैक्स मूव दिखाए तो कम से कम 50% प्रॉफिट बुक कर लो। ब्रेक ऑफ 10 वीक लाइन। अगर स्टॉक अपनी 10 वीक मूविंग एवरेज डिसाइसिवली तोड़े तो एग्जिट करो। 8% स्टॉप लॉस रूल। किसी भी पोजीशन पर लॉस 8% से ज्यादा कभी मत होने दो। राउंड ट्रिप अवॉइड करो। अगर स्टॉक 20-30% प्रॉफिट पर गया और वापस एंट्री प्राइस पर आ गया, एग्जिट इमीडिएटली। डिस्ट्रीब्यूशन डेज। अगर 2-3 बार हैवी वॉल्यूम पर गिरावट हो, संकेत है कि इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स। बिटकॉइन 2017 रैली, क्लाइमैक्स टॉप बना, फिर क्रैश हुआ। .com बबल 2000 उदास स्माइली, कई टेक स्टॉक्स क्लाइमैक्स मूव के बाद 80-90% गिरे। डीमार्ट इंडिया 2017 उदास स्माइली आईपीओ रैली के बाद क्लाइमैक्स टॉप आया, फिर लंबा करेक्शन। एक्शन प्लान तो कब बेचना है? चार्ट पर सडन वर्टिकल रैली दिखे, अलर्ट हो जाओ। वॉल्यूम अनयूजुअल हो, इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट 20-30% से ऊपर हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। कभी भी होप पर मत रुको, चार्ट्स और रूल्स फॉलो करो। कॉमन मिस्टेक्स। स्टॉक मीडिया में छा जाए तो सोचते हैं अब तो और ऊपर जाएगा, लेकिन वही अक्सर टॉप होता है। प्रॉफिट सेफ न करके पूरा होल्ड करना और फिर क्रैश में फंस जाना। लॉसेस को कट न करना और उम्मीद में होल्ड करना। तो दोस्तों, आज आपने सीखा क्लाइमैक्स टॉप क्या होता है, सेल रूल्स कैसे फॉलो करें, और क्यों प्रॉफिट सिक्योर करना उतना ही जरूरी है जितना सही स्टॉक चुनना। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 19 में हम सीखेंगे मार्केट टाइमिंग और जनरल मार्केट इंडिकेटर्स, यानी पूरे मार्केट के ट्रेंड को कैसे पहचानें ताकि गलत समय पर एंट्री ना करें। तो भाई, अगले पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पार्ट 19, मार्केट टाइमिंग और जनरल मार्केट इंडिकेटर्स। दोस्तों, एक अच्छा स्टॉक गलत वक्त पर खरीदा जाए तो वो भी नुकसान करवा सकता है। विलियम ओनेल कहते हैं, द जनरल मार्केट डायरेक्शन डिटर्मिन्स 75% ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्टॉक मूव्स। यानी सिर्फ स्टॉक चुनना ही काफी नहीं है, मार्केट का मूड समझना भी उतना ही जरूरी है। तो आज हम जानेंगे मार्केट टाइमिंग क्यों जरूरी है, जनरल मार्केट इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, और कैसे ट्रेंड को पहचान कर स्मार्ट एंट्री करें। मार्केट टाइमिंग क्यों जरूरी है? मान लो आपके पास बेस्ट स्टॉक है, लेकिन अगर पूरा मार्केट गिर रहा है तो आपका स्टॉक भी गिर जाएगा। इंस्टीट्यूशंस मार्केट ट्रेंड को कंट्रोल करते हैं, और अगर वो सेलिंग मोड में है तो किसी स्टॉक की रैली सस्टेन नहीं होती। इसलिए मार्केट का ओवरऑल हेल्थ चेक करना हमेशा जरूरी है। जनरल मार्केट इंडिकेटर्स बाय ओनेल। एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन ऑफ इंडेक्सेस। ओनेल नस्दाक और S&P 500 देखते थे। इंडिया में आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स देख सकते हो। हैवी वॉल्यूम पर इंडेक्स गिरता है, डिस्ट्रीब्यूशन डे नेगेटिव सिग्नल। लाइट वॉल्यूम पर गिरावट और हाई वॉल्यूम पर रैली पॉजिटिव सिग्नल। 2 फॉलो थ्रू डे FTD। मार्केट बॉटम बनाने के बाद अगर इंडेक्स 4-7 दिन के अंदर हाई वॉल्यूम पर 1.5% या ज्यादा चढ़े, ये सिग्नल है कि नया अपट्रेंड शुरू हो सकता है। 3 डिस्ट्रीब्यूशन डेज काउंट। अगर 2-3 हफ्तों में 4-5 डिस्ट्रीब्यूशन डेज आ गए, मार्केट वीक है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे हैं। 4 न्यू हाइज वर्सेस न्यू लोज। अगर ज्यादा स्टॉक्स न्यू हाइज बना रहे हैं तो मार्केट स्ट्रॉन्ग है। अगर ज्यादा स्टॉक्स न्यू लोज बना रहे हैं तो मार्केट वीक है।
5 लीडिंग स्टॉक्स की हेल्थ। लीडर्स हमेशा पहले गिरते हैं। अगर टॉप स्टॉक्स ब्रेक डाउन करने लगे तो मार्केट में ट्रबल है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी बिहाइंड मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट अप ट्रेंड, लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और रिस्क लेते हैं। मार्केट करेक्शन, फियर बढ़ता है, सेलिंग शुरू होती है। बियर मार्केट, पैनिक और होपलेसनेस। रिकवरी, स्लोली कॉन्फिडेंस वापस आता है। चार्ट और वॉल्यूम डेटा ये साइकोलॉजी प्रैक्टिकली दिखाते हैं। एक्शन प्लान, मार्केट टाइमिंग स्ट्रैटेजी। रोज इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स या यूट्स में नस्दाक, S&P 500 की प्राइस और वॉल्यूम देखो। डिस्ट्रीब्यूशन डेज काउंट करो। फॉलो थ्रू डे पर ध्यान दो। सिर्फ अप ट्रेंड में एग्रेसिवली बाय करो। मार्केट करेक्शन में कैपिटल बचाओ, ज्यादा रिस्क मत लो। कॉमन मिस्टेक्स, मार्केट गिर रहा है और लोग कहते हैं ये तो डिस्काउंट है, लेकिन वो और गिरता है। सिर्फ न्यूज और टीवी चैनल्स देखकर डिसीजन लेना। मार्केट वीक होने पर भी एग्रेसिव बाइंग करना। तो दोस्तों, आज आपने सीखा मार्केट टाइमिंग क्यों जरूरी है, जनरल मार्केट इंडिकेटर्स कौन से हैं और कैसे मार्केट के ट्रेंड को पहचान कर सही एंट्री करें। अब अगले और आखिरी पार्ट यानी पार्ट 20 में हम करेंगे पूरी किताब का ग्रैंड समरी एक्शन प्लान, यानी विलियम ओनेल की सारी स्ट्रैटेजीज को एक जगह जोड़कर सीखेंगे कि प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। तो भाई, फाइनल पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना।